अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ साल्ट्स को। दो हमने टाइप्स पहले पढ़ ली हैं। अगर आपने उनको अच्छे से डिस्कस कर लिया है, अच्छे से याद कर लिया है, तो आगे जो पढ़ने जाने वाली एग्जांपल्स हैं या हमारे पास जो टाइप्स हैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्कस करते हैं बेसिक साल्ट्स को। बेसिक साल्ट की डेफिनेशन देखते हैं। साल्ट फॉर्म बाय the incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid। अब हमारे पास पहला जो पॉइंट आ जाता है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होती है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस ऐसी बेस होती है जिसमें एक से ज़्यादा OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं। तो हमारे पास यहाँ जो रिएक्शन होगा, जितने भी हम रिएक्शन देखेंगे, वो सिंपल बेस नहीं होगी। सिंपल बेस मतलब जिसमें एक ही हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम देखें NaOH, तो इसमें एक ही हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होगा। तो हम रिएक्शन बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन होती ही तब है जब हम क्या यूज़ कर रहे हों, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, यानी ऐसी बेस जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन है। और जब एसिड अपनी बेस को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज ना कर पाए, यानी कि उसमें मौजूद OH नेगेटिव आयन को वहाँ से रिमूव करवा कर वाटर ना बना पाए, तो जो बनने वाला साल्ट होता है, यानी उस रिएक्शन के नतीजे में जो बनने वाला साल्ट होता है, उसे हम नाम देते हैं बेसिक साल्ट का। क्लियर? साल्ट फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। तब भी होता है जब हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन आयन कहाँ से, एसिड से, और OH नेगेटिव आयन मुकम्मल तौर पर रिमूव होकर वाटर बना दें और जो बाकी चीज़ बन जाए वो हमारा साल्ट हो। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की, बाय एन एसिड। यानी एसिड का ये डिमेरिट्स है कि वो अपनी बेस को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। अब वो क्या रीज़न है, क्या वजह है, हमने पहले भी देखा था कि वो क्यों नहीं कर पाता, अमाउंट की वजह से। हमने जब एसिड साल्ट को डिस्कस किया था तो हाइड्रोजन क्यों रिमूव नहीं हो पाते थे, कि हमने बेस की अमाउंट में चेंजेस की होती है, कभी कम कर देते हैं या जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक अमाउंट नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो वो चीज़ आपने यहाँ भी जहन में रखनी है कि ये चीज़ अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, उनके मोल्स की, उनके मॉलिक्यूल्स की तादाद पे डिपेंड कर रही है। रिएक्शन देखते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और इसी वजह से इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसकी वैलेंसी +3 है तो नेगेटिव चार्ज वाले हाइड्रोक्साइड आयन कितने अटैच होंगे, जाहिर सी बात है 3 अटैच होंगे। और आपने ये जो 3 है यानी कि 3 है कि इसकी अमाउंट इतनी है, उसको आपने ब्रैकेट लगा कर बाहर शो करना है, क्योंकि अगर आप इसको अंदर शो करेंगे तो वो तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ मेंशन होगा। हमारे पास ये जो 3 है ये ओवरऑल हाइड्रोक्साइड आयन को शो कर रहा है, जो कि 2 एटम पर मुश्तमिल है। अगर हम किसी एक एटम के नीचे ये जो 3 है उसको मेंशन करेंगे तो वो तो स्पेसिफिक सिर्फ एक एटम के लिए होगा। तो ओवरऑल शो करने के लिए हम इसको किस में शो करते हैं, ब्रैकेट में शो करते हैं। रिएक्शन है हमारा एसिड के साथ, ACl के साथ। जब रिएक्शन होता है तो क्या होगा कि OH नेगेटिव आयन, एक ही OH नेगेटिव आयन यहाँ से रिमूव होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, वाटर। कहने का मतलब है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट जा रही हूँ मैं, कि हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है जब एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे और बेस क्या हो, वो OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करे। जब हमारे पास यहाँ एसिड एक ही हाइड्रोजन आयन देगा और यहाँ से एक ही OH नेगेटिव आयन रिएक्ट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एक ही OH के साथ एक ही टाइम में रिएक्ट कर सकती है, तो एक ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। बाकी जो 2 हाइड्रोक्साइड आयन रह गए हैं उनके साथ रिएक्ट करने के लिए और हाइड्रोजन का आयन मौजूद ही नहीं है। या मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ जो क्लोरीन है यानी क्लोराइड आयन है, नेगेटिव है, इस नेगेटिव ने
इसके एक ही नेगेटिव को रिप्लेस करने की एबिलिटी रखी है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो एक क्लोरीन एक ही हाइड्रोक्साइड को रिमूव कर पाएगा, बाकी हाइड्रोक्साइड वहाँ ही वैसे ही मौजूद होंगे। तो नतीजे के तौर पर प्रोडक्ट क्या होती है कि एल्युमिनियम और 2 हाइड्रोक्साइड वैसे ही प्रेजेंट होते हैं और एक क्लोराइड आयन वहाँ से हाइड्रोक्साइड को रिमूव करवा कर उसकी जगह पर वहाँ अपनी अटैचमेंट शो कर रहा है। वो हाइड्रोक्साइड कहाँ गया? इस क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन मौजूद था, उस हाइड्रोक्साइड ने उसके साथ रिएक्ट किया और वाटर बना दिया। क्लियर? डिपेंड कर रहा है यहाँ नेगेटिव ने नेगेटिव को रिप्लेस करना है। वहाँ पहले आपने जब एसिड में देखा था तो मेटल यानी कि पॉजिटिव ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसने पॉजिटिव को रिप्लेस करना था। यहाँ बात आ रही है कि नेगेटिव क्लोरीन ने रिप्लेस करके रिमूव करवा दिया हाइड्रोक्साइड आयन को। एक क्लोरीन था तो वह एक ही टाइम में एक ही हाइड्रोक्साइड को रिमूव करवाएगा, बाकी वैसे ही प्रेजेंट रहेंगे। तो बनने वाला जो साल्ट होगा, साल्ट की फॉर्मेशन तो हुई है, लेकिन ये साल्ट बेसिक साल्ट कहलाएगा, क्योंकि अभी भी इसमें OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। बात करते हैं एक और रिएक्शन की, जिसमें एसिटिक एसिड का रिएक्शन, एसिटिक एसिड यहाँ एसिड के तौर पर रिएक्ट कर रहा है और लेड हाइड्रोक्साइड मौजूद है। लेड यानी कि Pb की वैलेंसी +2 है। क्या है? +2 चार्ज होता है इसके ऊपर, और हाइड्रोक्साइड का हमें पता है नेगेटिव। और जो यहाँ एसीटेट आयन होता है, एसीटेट आयन, यहाँ नीचे आइएगा थोड़ा सा, यहाँ ये देखिएगा, ये ओवरऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एसीटेट आयन कहलाता है और इसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आता है। जब भी ये मेंशन किया जाता है तो इसके इस पॉइंट पर यानी कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। वो नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का डिफरेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से जब ये यहाँ से रिमूव होते हैं तो बॉन्ड में मौजूद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का एक तो बॉन्ड में मौजूद उसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक वो हाइड्रोजन का भी छीन लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ नेगेटिव आयन कौन सा होगा? तो नेगेटिव आयन ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन नेगेटिव आयन के तौर पर एक्ट करेगा और यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन के तौर पर एक्ट करेगी। और हम देख रहे हैं रिप्लेसमेंट नेगेटिव की नेगेटिव के साथ। एक ही एसीटेट आयन है, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन आयन है। चलें हाइड्रोजन आयन की बात बाद में करते हैं, एसीटेट आयन को देखते हैं। तो एक एसीटेट आयन एक ही हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर पाएगा, क्योंकि इसके खुद के ऊपर भी -1 चार्ज है और एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी -1 चार्ज है। बराबर का है, मुकाबला बराबर का है। अगर -2 चार्ज होता, इस एसीटेट के ऊपर -2 चार्ज होता, तो उसने दोनों के दोनों हाइड्रोक्साइड आयन निकाल देने थे, लेकिन अब भी इसके ऊपर भी -1 चार्ज है और एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी -1 चार्ज। बराबरी का मुकाबला हो रहा है, तो यहाँ से एक ही हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव हो सकता है, बाकी हाइड्रोक्साइड यानी कि जो दूसरा रह जाएगा वो वैसे ही अपनी अटैचमेंट शो करेगा। प्रोडक्ट में देखें तो लेड वैसे ही मौजूद है, एक हाइड्रोक्साइड वहाँ अभी मौजूद है और एसीटेट आयन ने अपनी आके अटैचमेंट कर दी है, रिप्लेस करके OH नेगेटिव आयन को। तो यहाँ जब OH नेगेटिव आयन निकलेगा तो यहाँ एसिटिक एसिड का H रह गया था, ये H और इसका OH जो यहाँ से निकला था वो आपस में मिलकर वाटर की फॉर्मेशन कर देते हैं। आई होप आपको यहाँ से थोड़ी क्लियरनेस होगी। हमने क्या किया है, नेगेटिव को नेगेटिव से रिप्लेस करवाया है। एक जिसके ऊपर -1 है वो -1 एक को ही रिप्लेस करेगा। हाँ, अगर उसके ऊपर -2 चार्ज होता तो कंडीशन और होती कि वो दोनों -1 वालों को वहाँ से निकाल देता। तो यहाँ से एक ही रिमूव हुआ, तो हमारे पास साल्ट जो बना वो क्या होगा, बेसिक, क्योंकि अभी भी उसके पास एक हाइड्रोक्साइड मौजूद है।
अब हम बात करते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड की, और एसिड है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यहाँ नेगेटिव चार्ज नाइट्राइट आयन और पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। तो नाइट्राइट आयन रिप्लेस करेगा किसको, एक ही है, -1 चार्ज है, तो एक ही हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से रिमूव हो सकेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोक्साइड आयन रिमूव हुआ, एक वैसे ही रह गया। नाइट्राइट आयन ने जगह ले ली अपनी एक को रिमूव करके, जो रिमूव हुआ था उसने, और यहाँ जो एसिड का हाइड्रोजन आयन था उन्होंने आपस में मिलकर वाटर की फॉर्मेशन कर दी। क्लियर। जिंक वैसे का वैसा एक हाइड्रोक्साइड रहता था, क्योंकि अभी एक ही रिमूव हुआ था, वो हमारे पास वैसे ही यहाँ मौजूद है। जगह किसने ली थी उस नेगेटिव की, वो था हमारे पास NO3-1, वो हमारे पास वहाँ वैसे ही अपनी अटैचमेंट शो कर रहा है। अब यहाँ तक हो गया हमारे पास किनकी फॉर्मेशन, बेसिक साल्ट की फॉर्मेशन। उसी तरह जिस तरह से हमने एसिटिक साल्ट को नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट किया था, इस तरह से हम बेसिक साल्ट को भी नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट करने का सिंपल वही तरीका है, हमने वो जो नेगेटिव आयन थे उनकी तादाद में इजाफा कर देना है, या अगर जितनी रिक्वायरमेंट है उतने हमने प्रोवाइड कर देने हैं। अगर हम साल्ट लेते हैं ये वाला हाइड्रो एल्यूमिनियम वाला, जिसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और 1 क्लोरीन आयन है, रिप्लेस कितने अभी होने हैं, 2 हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या कहते हैं, 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे हम ये रिएक्शन इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट ही दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करके, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ये रिएक्शन कर रहे हैं कि पहले एक को रिमूव कर दें, 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड किया, यहाँ देखिएगा क्लोरीन ने 1 OH को रिमूव कर दिया, उसकी जगह ले ली, तो टोटल 1 तो पहले ही था, 1 अब हमने नया ऐड करवाया, तो टोटल कितने हो गए, 2 क्लोरीन। कमी किस में आई, OH में, क्योंकि OH को ही निकाल कर क्लोरीन ने उसकी जगह ली है। ठीक है, OH जब निकलेगा, यहाँ से OH निकला, यहाँ से हाइड्रोजन जो रह गया था वो आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, वाटर की फॉर्मेशन। यानी यहाँ वाटर हमारे पास बच गया, वाटर हमारा हर स्टेप में निकलेगा। अब क्या हुआ, अभी भी इसमें 1 OH बाकी है, अभी भी ये बेसिक है, नॉर्मल नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, दोबारा से उसका रिएक्शन ACl के साथ करवा देना है। दोबारा से क्लोरीन नेगेटिव वाला चार्ज आयन यहाँ इसको OH को रिमूव करेगा। जब ये यहाँ से रिमूव कर देगा तो जगह किसने ली है, क्लोरीन ने। OH को किसने निकाला, क्लोरीन ने उसकी जगह ले ली। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले 2 क्लोरीन थे, एक और आ गया, कितने हो गए, 3 AlCl3 बन जाएगा। OH तो वहाँ से निकल गया, OH निकल गया और उसने रिएक्ट कर दिया हाइड्रोजन के साथ और बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब क्या ये एक नॉर्मल साल्ट है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल साल्ट है, क्योंकि ना तो इसमें अब एसिड का हाइड्रोजन है और ना ही इसमें बेस का कोई भी OH नेगेटिव आयन मौजूद है। नेक्स्ट हम इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, लेड हाइड्रोक्साइड के नतीजे में जो साल्ट बना था उसको न्यूट्रल करते हैं, उसमें हमारे पास एक ही है, वो हमारा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगा। हम देखते हैं रिएक्शन को। लेड के साथ 1 हाइड्रोक्साइड और एसीटेट आयन। अब हम एसिटिक एसिड की अमाउंट एक ही प्रोवाइड करते हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूल उसका प्रोवाइड करते हैं, और जब प्रोवाइड करते हैं तो इसका ये नेगेटिव वाला पार्ट जिसे हम एसीटेट आयन कहते हैं, ये किसको रिमूव करेगा, OH को यहाँ से रिमूव करेगा और ख़ुद OH की जगह ले लेगा। तो एसीटेट एक तो आयन पहले ही से था, अब एक और जब आएगा तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, उसकी 2 हो जाएगी। ब्रैकेट में शो करना है आपने, क्योंकि ये यहाँ तो 2-3 से भी ज़्यादा एटम्स की तादाद है। अगर हम किसी एक के साथ 2 को शो कर देंगे तो उसके साथ तो बाकियों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो ब्रैकेट में शो करना है कि ये 2 सब के लिए है, ये ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव का। तो हुआ क्या था, एसीटेट आयन ने यानी कि नेगेटिव वाले आयन ने OH को यहाँ से रिमूव कर दिया और ख़ुद उसकी जगह ले ली। OH रिमूव हुआ, OH ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, वाटर। यहाँ मैंने इसकी एक स्ट्रक्चर शो की हुई है कि लेड की वैलेंसी 2 होती है, +2 होती है,
और उसने दो ही एसीटेट जिनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है उन दोनों को अपने साथ अटैच किया हुआ है। और ये इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसको माइनस वाले दो ही चाहिए थे और दो एसीटेट ही आगे हैं और दोनों के ऊपर -1 चार्ज है, तो इनके साथ अपनी अटैचमेंट पॉसिबल है। फिर हमारे पास जो जिंक हाइड्रोक्साइड वाला साल्ट जो बना था एक स्टेप के नतीजे में, यहाँ देखेगा उसका एक ही हाइड्रोक्साइड आयन रह गया था। हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका नाइट्राइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो उस OH को रिप्लेस करेगा, वहाँ से रिमूव करेगा और क्या करेगा, OH को निकाल कर वहाँ अपनी जगह बना लेगा। एक तो नाइट्राइड आयन पहले से मौजूद था, एक जब हमने मज़ीद ऐड किया या उसने जो OH को रिमूव किया तो वहाँ हमारे पास नाइट्राइड आयन की तादाद कितनी होगी, 2 होगी। मैंने ब्रैकेट में यहाँ शो किया है। बाज़ बच्चे प्रॉब्लम कर जाते हैं, 2 को अंदर मेंशन कर देते हैं, काफ़ी दफ़ा ये मिस्टेक देखी गई है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाहर ही इसको मेंशन करना है। तो यहाँ से जो OH रिमूव हुआ और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ उन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन की, वाटर की फॉर्मेशन। तो बनने वाला साल्ट क्या हो गया हमारा, नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट। हमने बेसिक साल्ट को डिस्कस किया, थोड़ा सा लंबा था, काफ़ी लेंथी था, लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है कि नेगेटिव ने नेगेटिव को रिमूव किया और उसकी जगह उसको निकाल कर अपनी जगह वहाँ बना ली तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब हम डबल साल्ट्स को देखते हैं। ये बहुत इजी है, इतना ज़्यादा आपने डिस्टर्ब नहीं होना कि अभी काफ़ी ज़्यादा रहता है। डबल साल्ट है फॉर्म बाय 2 नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट न्यूट्रल साल्ट की बात हो रही है, यानी ना उसमें एच इजाफी हो ना ही उसमें OH नेगेटिव इजाफी अमाउंट में मौजूद हो। तो 2 नॉर्मल साल्ट को आपस में जब हम मिक्स करते हैं, रिएक्शन की बात नहीं हो रही, रिएक्शन नहीं करवाना आपने, 2 नॉर्मल साल्ट जब मिक्स होते हैं, मिक्स किस तरह से, इसका एक छोटा सा प्रोसेस है, हम इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे कि आपको बस समझ आ जाए। होता क्या है कि इक्विमोलर का मतलब है कि अगर हम ये वाला साल्ट ले रहे हैं तो इसका भी 1 मोल होना चाहिए और अगर हम दूसरा ले रहे हैं तो उसका भी क्या होना चाहिए, 1 मोल ही होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि एक हो, हाँ आप इसके अगर 3 ले रहे हैं तो लाजमी ये है कि उसका भी 3 होना चाहिए। इक्वल अमाउंट, इधर जितने मोल्स हैं उधर भी उतने ही मोल्स होने चाहिए। तो ये क्या है, इक्विमोलर, दोनों की अमाउंट सेम होगी। आपने क्या करना है, इसका भी सॉल्यूशन बना लेना है। 1 लीटर वाटर में इसकी अमाउंट, खास अमाउंट इसके मोल्स के लिहाज से डिज़ोल्व कर देनी है। इसी तरह से ये जो साल्ट है अमोनियम सल्फेट, इसकी भी आपने ख़ास अमाउंट जो है वो 1 लीटर वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देनी है। आपने इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किया, दोनों को आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि इसमें आप क्रिस्टल की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी या आप में कोई चेंजेस आना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 2-3 दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर करने के बाद जो प्रेसिपिटेट या कोई भी मटेरियल आपको फ़िल्टर में ऊपर यहाँ हासिल होता है वो आपका क्या है, डबल साल्ट। दोनों साल्ट वहाँ मिक्सचर की फॉर्म में, मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लेकिन उन्होंने आपस में रिएक्शन शो नहीं किया होगा। तो नतीजे के तौर पर बनने वाला जो साल्ट है वो क्या कहलाता है, डबल साल्ट, क्योंकि उसमें 2 साल्ट इकट्ठे मौजूद हैं। ऐसे मौजूद हैं उन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया। जब वो सेपरेट आउट होंगे वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ मेंशन करेंगे। अगर यहाँ फेरस सल्फेट है वो अपनी प्रॉपर्टी अलहदा शो करेगा, ये अलहदा शो करेगा, लेकिन जब वो मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो एक नई प्रॉपर्टी, एक नया साल्ट शो करते हैं जिसे हम डबल साल्ट का नाम देते हैं। 2 एग्जाम्पल है हमारे पास, मोहर साल्ट एंड पोटाश अलम, जिसमें हमारे पास इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 6 है और यहाँ पोटाश अलम की ये हमारे पास इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 है। और इनको आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और अपने MCQs के लिए भी याद करना है। बाज़ू का शॉर्ट क्वेश्चन में मोहर साल्ट और पोटाश अलम का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बेसिक साल्ट और डबल साल्ट को डिस्कस किया।